हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग शुरू करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है लीनियर मोमेंटम को समझना, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन मोमेंटम पे बेस्ड है। आपने अभी पिछले वीडियो में न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ा, जिसमें आपने लॉ ऑफ इनर्शिया और इनर्शिया से रिलेटेड न्यूटन फर्स्ट लॉ और उसके डिफरेंट एग्जांपल्स को देखा। देखिए, फोर्स तो वहां भी जरूरत थी। अगर कोई बॉडी इनर्शिया ऑफ रेस्ट में थी तो उसे चालू करने के लिए फोर्स की जरूरत थी। अगर कोई बॉडी इनर्शिया ऑफ मोशन में थी तो उसे रोकने के लिए फोर्स की जरूरत थी। तो फोर्स लगाने से क्या हुआ? फोर्स लगाने से वेलोसिटी का चेंज हुआ, क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन से इनर्शिया ऑफ रेस्ट में बॉडी आई या इनर्शिया ऑफ रेस्ट से इनर्शिया ऑफ मोशन में बॉडी गई। तो कंक्लूजन एक हमारे सामने आता है कि किसी बॉडी जो कि एक सर्टेन मास की बॉडी है, देखिए मास भी जरूर होगा बॉडी में, तो मास तो एक अपनी जगह है, और हम अगर उसकी इनर्शिया की स्टेट को चेंज करना चाहते हैं, मोशन टू रेस्ट और रेस्ट टू मोशन, तो फोर्स तो लगाना पड़ेगा ना। फोर्स लगाएंगे तो क्या चेंज आएगा? कंक्लूजन आया, फोर्स लगाने से वेलोसिटी में चेंज आएगा। या तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी या वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो कंक्लूजन इज कि फोर्स इज नीडेड टू अप्लाई ऑन ए बॉडी टू चेंज द इनर्शिया स्टेट एज वेल एज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी। अब आप जब फोर्स लगाते हैं तो वेलोसिटी में चेंज होता है और इनर्शिया की स्टेट में चेंज होता है, लेकिन मास में तो चेंज नहीं होता है। मास तो बॉडी का वही रहता है, हमारी अर्थ पे तो नहीं चेंज हो रहा है कुछ भी। तो इसका मतलब क्या हुआ? मींस जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं तो उस फोर्स के अफेक्ट जो क्रिएट हो रहे हैं उस बॉडी पे, उसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक है मास ऑफ द बॉडी और दूसरा है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। यानी कि फोर्स लगाने से जो अफेक्ट आएगा उसमें मास और वेलोसिटी का एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, और वो रिलेशनशिप उनके प्रोडक्ट पे बेस है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं, मोमेंटम की डेफिनेशन पे आने के पहले अभी उसी से मोमेंटम का इंटरप्रिटेशन निकालेंगे, और मोमेंटम के इंटरप्रिटेशन से हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और होने वाले चेंज इन वेलोसिटी और मोमेंटम के इफेक्ट से रिलेटेड है। तो देखिए, सबसे पहली बात करते हैं कि फोर्स इज नीडेड टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी। फोर्स इज नीडेड टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी, और फोर्स इज नीडेड टू क्रिएट ए वेलोसिटी इन द बॉडी। कुछ भी हो सकता है इन ए डेफिनेट टाइम। इन ए डेफिनेट टाइम, देखिए टाइम इंटरवल होता है ना, एक्सेलरेशन पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ा, उस रिलेशन से तो टाइम भी इंपॉर्टेंट है। उस रिलेशन में यह डिपेंड करता है मास ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी पर। यानी हम किसी बॉडी पे कितना फोर्स लगा रहे हैं कि वो बॉडी में वेलोसिटी क्रिएट हो रही है, या कितना फोर्स लगा रहे हैं कि वो बॉडी की वेलोसिटी कम हो रही है, ये उसके मास पे डिपेंड करेगा, बॉडी के हैवीनेस पे डिपेंड करेगा, और उसकी वेलोसिटी पे भी, और वेरियस एस्पेक्ट हो सकते हैं इसके। एक एग्जांपल यहां पे लिया गया है। अब देखिए, आपके सामने यहां पर दो बॉडीज हैं। एक ये बॉडी है जो डार्क कलर से दिखाई गई है, इसको हैवी बॉडी बोला। मान लिया इसका मास m1 है, तो ग्रेटर मास है ये। एक ये बॉडी है जो कि लाइटर मास की बॉडी है, जिसको m2 बोला, तो ये लाइटर मास है। ये जो बॉडीज है दोनों लाइटर मास की यानी लेस मास की और हैवियर मास की, लेकिन ये दोनों बॉडी सेम वेलोसिटी से मूव कर रही हैं। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब ये भी तो हो सकता है ये दोनों अलग अलग वेलोसिटी से मूव करें। ये भी हो सकता है कि दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट हो, मास इक्वल हो। पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन दो ही बातें तो आएंगी, मास और वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल हमने ये लिया, तो डिफरेंट मास है। अब देखिए, आप दिमाग ज्यादा ना लगाएं, थोड़ा सा भी लगाएं। कोई भी पर्सन, लेमैन पर्सन कॉमन सेंस का यूज करे तो बता देगा कि ये हैवी बॉडी है, ये लेस मास की बॉडी है, और दोनों सेम तरीके से मूव कर रही हैं। तो उसको रोकना चाहते हैं आप, फोर्स लगा के रोकेंगे ना, तो किस पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? सोच के बताइए। आप कहेंगे जी हमको जो ज्यादा भारी बॉडी है उसे रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, आपके सामने से दो बॉडीज आ रही हैं, एक साइकिल आ रही है और एक ट्रक आ रहा है। किसका मास ज्यादा है? ट्रक का मास ज्यादा है, साइकिल का कम है, और दोनों सेम वेलोसिटी से आ रहे हैं। फिर भी आप साइकिल को रोक सकते हैं ताकत लगा के, कम फोर्स में, लेकिन ट्रक को रोकने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा रोकने के लिए।
अब मैं कहूं दोनों को दौड़ाना है, ट्रक खड़ी हुई है, साइकिल खड़ी हुई है, दोनों का मास अलग अलग है। देखिए ट्रक का मास ज्यादा है, साइकिल का मास कम है। आप उसे धक्का देके आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो बताइए किसमें ज्यादा जोर का धक्का लगाना पड़ेगा? ट्रक में, यानी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ट्रक में, कम फोर्स लगाना पड़ेगा साइकिल में। इसका मतलब अगर मास ज्यादा हो रहा है तो वेलोसिटी कम हो रही है, यानी वेलोसिटी कम है, या उसके रिलेशन से मास ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ रहा है। अगर मास कम है तो हमें कम फोर्स लगाना पड़ रहा है, लेकिन हम उस रिलेशन से वेलोसिटी ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर हम इक्वल फोर्स लगा दें, अब हम वही एग्जांपल पे आ रहे हैं कि दोनों का मास अलग अलग है, तो हमने इस पे ज्यादा फोर्स लगाया, इस पे कम फोर्स लगाया। लेकिन अगर हम इस पे ज्यादा फोर्स लगा देते तो इसमें ज्यादा वेलोसिटी क्रिएट हो जाती। यानी लाइटर बॉडी और हैवियर बॉडी दोनों पे सेम फोर्स लगाएं, ऐसा ले लें, तो कौन जल्दी आगे दौड़ेगा? हल्के मास वाली बॉडी, यानी लाइटर बॉडी में जल्दी से। अब मेरे हाथ में एक चौक है, ये हम इसको फेंकें तो ये बहुत तेजी से आगे जाएगी, और इसकी जगह लोहे की बड़ी बॉल होती और उतना ही फोर्स लगाते तो वो बॉल पास में ही गिर जाती। मतलब किसमें वेलोसिटी ज्यादा क्रिएट होती? फोर्स का रिलेशन वेलोसिटी से आया, लाइटर मास की बॉडी में ज्यादा वेलोसिटी क्रिएट होती है। तो देखिए रिलेशनशिप आया, हम फोर्स लगा रहे हैं, उसके रिलेशन में मास और वेलोसिटी का रिलेशन आपस में इनवर्सली रिलेटेड हो रहा है। और ये प्रोडक्ट, यानी कि मैथमेटिकली इसका कंक्लूजन देखें तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी जो कि आपस में इनवर्सली रिलेटेड हैं, एक सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं बॉडी में एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से, जिसे हम कहते हैं मोमेंटम। तो देखिए फोर्स एक अलग चीज है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। फोर्स एक अलग चीज है। फोर्स वो अफेक्ट है जो कि हम अप्लाई करते हैं, या बॉडी को रोकने के लिए लगा रहे हैं, या डिफॉर्मेशन इन द शेप और साइज ऑफ द बॉडी कर रहे हैं, उससे जो अफेक्ट क्रिएट होता है, उसके कारण जो बॉडी के अंदर एक अफेक्ट आ जाता है, वो मोमेंटम है। और वो मोमेंटम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। फोर्स इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो ये मोमेंटम है क्या? इनफैक्ट मोमेंटम, जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, उस बॉडी का एक सर्टेन मास है, और उसके लगाने से उस बॉडी में या तो वेलोसिटी क्रिएट हो रही है या वेलोसिटी कम हो रही है, तो वेलोसिटी का चेंज आ रहा है। वेलोसिटी का चेंज अगर आ रहा है किसी सर्टेन मास ऑफ बॉडी में, तो उस बॉडी के अंदर प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी से जो अफेक्ट क्रिएट होता है, ड्यू टू द फोर्स क्रिएट होता है, देखिए फोर्स लगाने से क्रिएट होता है, उस अफेक्ट को मोमेंटम कहते हैं मैथमेटिकली। और न्यूटन सेकंड लॉ इसी पर बेस्ड है कि जितना फोर्स लगाया उसके रिलेशन में एक सर्टेन टाइम इंटरवल में कितना मोमेंटम क्रिएट हो गया बॉडी में। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। कंक्लूजन आपको डिस्कशन से समझ में आ गया होगा। जो लीनियर मोमेंटम क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। मोमेंटम के लिए सिंबल होता है P, इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगाया है, इज इक्वल टू mv। v इज आल्सो द वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। तो मोमेंटम का फॉर्मूला बन गया P इज इक्वल टू mv, और मोमेंटम जैसा मैंने अभी बोला इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो वही डायरेक्शन होगी जो बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन है। अगर आप इसकी यूनिट बनाएं तो SI यूनिट बनेगी मास की किलोग्राम, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, तो SI यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और CGS यूनिट इज ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है जो आप आसानी से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं लीनियर मोमेंटम में, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन समझना बहुत जरूरी है। तो फाइनली कंक्लूजन ये आया कि किसी बॉडी में जो अफेक्ट ऑफ फोर्स है से बॉडी में मोमेंटम क्रिएट हो जाता है, और ये मोमेंटम का बदलना इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, कितने टाइम इंटरवल के लिए। क्योंकि जैसे कि ऊपर मैंने बोला, यहां पे लिखा हुआ है डेफिनेट टाइम पे हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, इस बात पे डिपेंड करेगा कि बॉडी की वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है उस सर्टेन मास के लिए, या अलग अलग मासेस में वेलोसिटी के रिलेशन से कितना कितना मोमेंटम आ रहा है। तो न्यूटन सेकंड लॉ जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आप इसी बात को देखेंगे कि चेंज इन मोमेंटम फोर्स से रिलेटेड है। उस पर आने के पहले अब हम मोमेंटम से रिलेटेड दो तीन सिचुएशंस को देख लें, क्योंकि मोमेंटम में मास और वेलोसिटी है, तो मास ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो क्या होगा, वेलोसिटी ज्यादा हो जाए या कम, या क्या होगा। अब जैसे कि हम अर्थ पे मूव करते हैं तो हमारी जो स्पीड है 100, 250, 500 जो भी हो,
किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में। अब हमारे यहां फाइटर प्लेन भी चलते हैं, बहुत तेज चलते हैं। इस रिलेशन में मोमेंटम में कितना फर्क आएगा। और इमेजिन करिए अगर हम स्पीड ऑफ लाइट के रिलेशन से मूव कर रहे हैं, जो कि अर्थ पे पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, एटॉमिक पार्टिकल और सब एटॉमिक पार्टिकल में ऐसा होता है, तब मोमेंटम में क्या चेंज आएगा या आएगा कि नहीं आएगा, जरा इस बात को पहले डिस्कशन में ले आए। उसके बाद शुरू करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का ओरिजिनल वर्जन। तो अब हम लोग देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड वेलोसिटी, और इस रिलेशन में हम देखेंगे चेंज इन मोमेंटम। तो टर्म अब हम यूज कर रहे हैं मोमेंटम से आगे बढ़ के चेंज इन मोमेंटम। तो देखिए जब हम चेंज इन मोमेंटम की बात करते हैं तो हम लिखते हैं डेल्टा पी। डेल्टा एक सिंबल है, ट्राइंगुलर सिंबल, इट इज द चेंज इन मोमेंटम। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू, डेल्टा का साइन यहां लगाया तो इसे लिखेंगे डेल्टा ब्रैकेट में m इंटू वी। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है मोमेंटम में चेंज हो रहा है, और मोमेंटम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। और मास और वेलोसिटी कैसे रिलेटेड है? इनवर्सली रिलेटेड है, आपस में एक दूसरे के वेरी जो कर रहे हैं वो इनवर्स रिलेशन में कर रहे हैं। तो यहां पर जो चेंज इन मोमेंटम हो रहा है वो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो हमने यहां पे बोला चेंज इन मोमेंटम, तो इसका इन जनरल मतलब आया चेंज इन प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। बी केयरफुल, समझने की कोशिश करिएगा। चेंज इन प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, आई हैव रिटन हियर द ट्राइंगल, यानी कि चेंज और फिर ब्रैकेट में एमवी। ये बात बहुत सिंपल सी किस तरह से समझी जा सकती है? इन जनरल इट इज ट्रू फॉर एनी ऑफ द सिचुएशन। कहीं पर भी ये बात ट्रू है, क्योंकि जब हम कह रहे हैं चेंज इन मोमेंटम तो इसका मतलब हुआ चेंज इन प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। बड़ा टिपिकल एग्जांपल हम इसका रॉकेट प्रोपल्शन के केस में ले सकते हैं। देखिए जब रॉकेट उड़ता है तो उसकी जो फ्यूल गैसेस हैं वो नीचे की ओर बर्न होकर निकलती हैं, डाउनवर्ड जाती हैं। रॉकेट किधर को जाता है? ऊपर को जाता है। तो जैसे जैसे देखिए नीचे को फोर्स लगा तो ऊपर की ओर वो रॉकेट उठा। रॉकेट का एक सर्टेन मास है और एक सर्टेन वेलोसिटी से उठा। तो देखिए नीचे को जब फोर्स लगा तो न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई हुआ, नीचे को फोर्स लगा, ऊपर को रॉकेट का ऊपर फोर्स लगा, अपवर्ड फोर्स, और रॉकेट ऊपर उठने लगा। तो वो सर्टेन वेलोसिटी एक्वायर करेगा ना, और उसके अंदर जो भरी हुई गैसेस हैं वो बर्न होने लगती हैं। तो समझने की कोशिश करिएगा, रॉकेट का मास डिक्रीज होने लगता है। तो देखिए आ गई ना वही बात। तो रॉकेट में क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम, और मोमेंटम बढ़ना शुरू कर देता है, और विद हाई मोमेंटम, इंक्रीजिंग मोमेंटम, वो ऊपर जा रहा है, यानी कि मोमेंटम बढ़ रहा है। लगने में यही लगेगा ना, आपको बिल्कुल यही लगेगा। लेकिन होता क्या है? रॉकेट एक सर्टेन मोमेंटम से ऊपर उठ रहा है, उस सर्टेन मोमेंटम में चेंज इन मोमेंटम हो रहा है। देखिए यहां पर चेंज इन मोमेंटम हो रहा है रॉकेट में, ऊपर को जब वो जा रहा है तो चेंज इन मोमेंटम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो किस तरह से रिलेटेड होता है वो देखिए। जब रॉकेट का मोशन होता है तो इट ऑलवेज ट्रू कि मास ऑफ द रॉकेट डिक्रीज होता चला जाता है, और उस रिलेशन में वेलोसिटी उसकी इंक्रीज होती चली जाती है। तो रॉकेट ऊपर की ओर इंक्रीज इन वेलोसिटी से बढ़ता जाता है और डिक्रीज इन मास होता जाता है, और उसके प्रोडक्ट से एक चेंज इन मोमेंटम आता चला जाता है और रॉकेट ऊपर को उड़ता है। तो ये बात इस रिलेशन से ट्रू है, और ये किसी भी सिचुएशन में ट्रू है बात, कहीं पर भी। लेकिन हम इसको दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। हम अपनी अर्थ पे जब देखते हैं, एक प्रैक्टिकल सिचुएशन लेके देखते हैं, और हम उसका कंपैरिजन स्पीड ऑफ लाइट से करते हैं। जब हम स्पीड ऑफ लाइट, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, उससे करते हैं, तो दो पॉसिबिलिटी आती हैं कि बॉडी की वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम है, उसके कंपैरिजन में बहुत कम है, तब क्या होगा? और अगर पार्टिकल की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है, कंपैरेबल है, इक्वल ना कहें तो कंपैरेबल कहें, जैसे कि सब एटॉमिक पार्टिकल में, एटम में होता है, तब क्या होगा? तो देखिए, तो पहली सिचुएशन है कि जब हम कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ द बॉडी और पार्टिकल इज वेरी मच लेस देन स्पीड ऑफ लाइट, यानी v इज वेरी मच लेस देन c, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यह कंडीशन तभी होगी, और उस कंडीशन में मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मास रिमेन कांस्टेंट। यानी अगर मास कांस्टेंट है तो यह तभी पॉसिबल है चेंज इन मोमेंटम के समय कि स्पीड ऑफ पार्टिकल और वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज वेरी मच लेस देन 3 × 10⁸, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। तो हम लिखते हैं डेल्टा पी इज इक्वल टू एम। एम तो चेंज नहीं हो रहा है तो डेल्टा नहीं लगाएंगे, लिख देंगे एम डेल्टा वी। देखिए इससे ये चेंज कर दिया। यहां पे हमने बोला प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी का चेंज, यहां पे क्या लिख दिया?
क्योंकि मास चेंज नहीं कर रहे हैं हम। अब हम जब अर्थ पे अपनी कार लेके जा रहे हैं तो हमारी कार का वजन थोड़ी बदल रहा है, हम दौड़ रहे हैं तो हम वेलोसिटी में चेंज कर रहे हैं, मास नहीं बदल रहा है, तो भी हमारे में मोमेंटम का चेंज आ रहा है। ये वो सिचुएशन है। तो m इंटू डेल्टा वी, यहां पर जो चेंज इन मोमेंटम है इट इज ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी ओनली, इट इज ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी है। तो it is true only if the velocity of the particle is very much smaller than the speed of light, यानी v is very much less than c है, और यहां पर जो पार्टिकल की वेलोसिटी है उसका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है वो अबाउट 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड या उससे कम है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। यानी कोई बॉडी अगर 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड के ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड या उससे कम के लेवल पर अगर मूव कर रही है तब ये कंडीशन ट्रू होगी, जिसमें मास विल रिमेन कांस्टेंट और फॉर्मूला यूज होगा डेल्टा पी इज इक्वल टू एम डेल्टा बी, क्योंकि यहां पे चेंज इन मोमेंटम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ओनली द चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन अगर मास कांस्टेंट नहीं है, ये सिचुएशन, भाई ये सिचुएशन कैसे आएगी? ये तब आएगी जब बॉडी ने मूव करना शुरू किया, पार्टिकल ने मूव करना शुरू किया, तो ये पार्टिकल केस में होगा और उसकी वेलोसिटी कंपैरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट यानी 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड हो गई। तो इस कंडीशन में मास भी बदल जाता है, और देखिएगा किस तरह से बदलता है। जब ध्यान से पहले एक बार फिर समझ लीजिए, यहां मैंने बोला था कि चेंज इन मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी के चेंज से रिलेटेड है। तो देखिए जैसे जैसे यहां पे मास डिक्रीज हो रहा था रॉकेट का, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी ना, लेकिन अब कंपेयर करिए यहां पर हमने बोला कि स्पीड ऑफ पार्टिकल इज कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो होता क्या है, मास इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन वेलोसिटी, यानी मास बढ़ता चला जाता है वेलोसिटी के बढ़ने से। जैसे जैसे पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ के नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट होती जाएगी, मास भी बढ़ता चला जाएगा। देखिए इन दोनों कंपैरिजन में फर्क आ गया। तो यहां पर आप इस सिचुएशन को कहते हैं मास कांस्टेंट नहीं है, और यहां पर हम जब डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा एम वी लिख रहे हैं तो यहां पे जो चेंज इन मोमेंटम है ये भी मास और वेलोसिटी के रिलेशन से है, लेकिन ये एटॉमिक पार्टिकल में है, और यहां पे मास इंक्रीज होने पर वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है। और ये रिलेशन जो आया है जरा हायर लेवल की फिजिक्स से आया है, जिसमें हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं m इज इक्वल टू एम जीरो स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जिसमें m0 जो है रेस्ट मास है जब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जीरो है। ये हायर और डिस्कशन की बातें हैं जो अभी आप लोग आगे के वीडियोस में जब हम क्लास 11th और 12th के लेवल पे आएंगे उसमें पढ़ेंगे। आपको सिर्फ इस लॉजिक को समझना है कि इसकी हेल्प से हमने ये कंक्लूजन निकाला है कि मास इंक्रीज होने से वेलोसिटी इंक्रीज होती है। ये कब होगा? जब पार्टिकल की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड के बराबर हो जाएगी, तब कंडीशन होगी मास इज नॉट कांस्टेंट। इन दिस वे वी हैव स्टडीड ये कंपैरिजन अबाउट चेंज इन मोमेंटम। अब हम लोग आते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे।